नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो इस वक्त आपको जबलपुर से बड़ी खबर बता दें। जबलपुर पहाड़ी पर आग लग गई है। पहाड़ी में 2 किलोमीटर तक ये आग फैल गई है। फॉरेस्ट विभाग भी मौके पर मौजूद है और टीम ने आग को जंगल की तरफ बढ़ने से रोक लिया है। करीब रात 8 बजे से ये आग लगी हुई है पहाड़ी पर। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, पहाड़ी पर आग लगी और करीब 2 किलोमीटर तक ये आग फैली हुई है। फॉरेस्ट विभाग यानी वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर पहाड़ी में आग लग गई है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव IBC 24 के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और आग पर काबू पाने के लिए फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेताओं ने रायपुर स्थित सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। पुलिस थाने के बाहर कांग्रेस का पोस्टर लगाया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। हेट स्पीच देने वाले कांग्रेस के मंत्री, विधायकों और नेताओं को हेट स्पीच के मामले में नोटिस जारी किया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें नोटिस नहीं हो गया तो बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। मंत्री अमरजीत भगत, कवासी लखमा, विधायक शकुंतला साहू, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, प्रवक्ता धनंजय ठाकुर और नंद कुमार बघेल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग बीजेपी कर रही है। इस मामले में सिविल लाइन के CSP ने कहा कि बीजेपी की शिकायत मिली है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं CM भूपेश बघेल ने कहा कि नियम और कानून के खिलाफ जो भी काम करेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर झूठे फर्जी तरीके से इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, बिना विवेचना किए, बिना जांच किए। हम लोगों ने भी आज शिकायत दर्ज कराया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया है कि कल शाम तक उनको नोटिस जारी हो जाना चाहिए और उसकी जानकारी हमारे तक पहुंच जानी चाहिए। तमाम जो सैकड़ों इस तरह के जो कमेंट्स आए हैं वो कांग्रेस के जो नेताओं ने किया है, हमने भी उसकी एक लिस्ट जारी करके उनके खिलाफ में, जिस तरीका आपने हमको किया, हमने कहा कि जांच करके 24 घंटे के अंदर में उनको आप नोटिस सर्व करो। कानून की व्याख्या, कानून की परिभाषा, हर चीज की परिभाषा एक है। इसलिए आज हमने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में भी कंप्लेंट फाइल की। हमारे द्वारा हेड स्पीच के संबंध में कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में आज उनके द्वारा, अपने वकील के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया और उसके अलावा उनके द्वारा भी कुछ शिकायत ऐसे प्रस्तुत की गई है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हेड स्पीच दिया गया है। उनको हमने लिया है और शिकायत का भी निरीक्षण चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कि आपको कोई अधिकार मिल जाए, आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। MP में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर वचन पत्र बनाने में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सूबे में सियासत भी जारी है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि और सांसद राकेश सिंह ने निशाना साधते हुए इसे ठग पत्र करार दिया। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया और विनय सक्सेना, पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने जवाब दिया। विनय ने कहा कि प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद बीजेपी को लाख रोजगार और लाडली बहनों की याद आए, लेकिन ठगी किसे माना जाए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि चुनावी साल में लोक लुभावनी योजनाओं के नाम पर कौन भ्रम पैदा कर रहा है, ये जनता सब देख रही है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि कांग्रेस वचन पत्र के साथ 18 साल से MP की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी लाने जा रही है। ये इनका ठग पत्र है, जनता को ठगने के लिए ये फिर से प्रचारित करेंगे। तो अब जनता ठगने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ठग पत्र से काम नहीं चलेगा, कार्य पत्र चाहिए हमें। गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के बाद आज देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले चुनाव के समय पे इन्होंने घोषणा की थी, राहुल गांधी जी से भी करवाई थी कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। परिणाम हमारे सामने है। देखिए, आरोप पत्र में हमने अभी कोई पुस्तक प्रकाशित करने की आज तय हुआ है कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशित की जाए। तो जो प्रमुख आरोप को जनता के बीच में कैसे लिया जाए और जनता तक कैसे पहुंचा जाए, वो सारी एक्टिविटी करेंगे। हल्दी बहनों के रूप में हमारी बहनें जो हैं
उनको हम सक्षम बनाएंगे, नौकरियां देंगे और साथ साथ उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 1500 रुपये अलग से देंगे और कोई बंधन नहीं होगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रही मानहानि केस मामले में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में इस मामले में पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई। एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ गलत बयानबाजी कर मानहानि करने का आरोप लगाया। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दिग्विजय के बयान का वीडियो फुटेज दिखाया, जिसका दिग्विजय के वकील ने विरोध किया। दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि दिग्विजय ने यह बयान सार्वजनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर दिया था। इस केस की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। उसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ मेरे द्वारा बयान दिया गया और न्यायालय में वो सीडी भी चलाई गई जो दिग्विजय सिंह के वक्तव्य के संबंध में थी। उस संबंध में भी उनके अधिवक्ता द्वारा क्रॉस किया गया है, कुछ क्रॉस बाकी है। उसके लिए कल 2:30 बजे के लिए प्रकरण को फिक्स किया गया है। आज परिवादी के बयान दर्ज किए गए हैं और कल भी यह जारी रहेगा। उसके पश्चात जो भी साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं उनके भी बयान होंगे। अभी प्रकरण चालू रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुरहानपुर में जिला संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। स्वयंसेवकों और नागरिकों को संबोधित भी किया। कहा कि संघ संपूर्ण समाज को अपना मानता है। एक दिन बढ़ते बढ़ते ये समाज का रूप ले लेगा और जब संघ समाज रूप में हो जाएगा तो ये नाम भी हट जाएगा और हिंदू समाज ही संघ बन जाएगा। इसीलिए ये कार्यालय हिंदू समाज का केंद्र है। यह समाज के सहयोग से खड़ा हुआ है और इसलिए संघ का काम जब तक संघ छोटा है तब तक ठीक है। 130 करोड़ के समाज में जब तक 100 करोड़ के ऊपर हम जाते नहीं तब तक ये नाम रहेगा, उसका इलाज नहीं। लेकिन आखिर करना क्या है संघ को? पूरा 130 करोड़ का समाज संगठित हो देश के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऑक्सीजोन में शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नंद कुमार पटेल जी बेहद सक्रिय और जुझारू नेता थे। पटेल जी की कार्यशैली अलग थी। उनके बताए रास्ते पर कांग्रेस सरकार चल रही है। नंद कुमार पटेल की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड पर बीजेपी को घेरा। कहा कि झीरम कांड के पीछे बीजेपी का हाथ है। हमने एसआईटी बनाई थी पर केंद्र ने रिपोर्ट डायरी नहीं सौंपी। एनआई की रिपोर्ट में किसको दोषी नहीं बताया गया, कोई षड्यंत्र नहीं बताया गया। बीजेपी नहीं चाहती कि सच सामने आए। शहीद नंद कुमार पटेल के आदम का प्रतिमा का अनावरण हुआ। पटेल जी सही मायनों में किसानों के नेता थे। लगातार पूरे जीवन भर किसानों के, आदिवासियों के, नौजवानों के हक में वो लड़ाई लड़ते रहे। उनकी प्रतिमा स्थापना करके उनके स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने की कोशिश जो की गई है। एमपी की राजधानी भोपाल में आज यूनेस्को की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। यह कॉन्फ्रेंस यूनेस्को, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व संरक्षण और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए भारत के साथ ही भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि भोपाल पहुंचे हैं। ये प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों पर आगामी रणनीति जैसे विषय पर बातचीत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि यूनेस्को के 50 वर्ष हेरिटेज कन्वेंशन जब हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 72 में, वो पूर्ण हुए नवंबर 22 में। और यूनेस्को ने ये डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश में उनकी ये कॉन्फ्रेंस हो, सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हो, और भोपाल को उन्होंने चुना। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दहेज प्रताड़ना के मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना का रूप देना कानून का दुरुपयोग है। ऐसे केस खारिज किए जाएं। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की बेंच ने ग्वालियर की जेएमएफसी कोर्ट में चल रहे दहेज प्रताड़ना केस को निरस्त करते हुए कही। जज ने कहा कि परिवार में होने वाले छोटे घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना का रूप देना और फिर पूरे परिवार को पुलिस केस में फंसा देना कानून और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामले को खारिज कर देना चाहिए। साल 2013 में दीनदयाल नगर निवासी शैलेंद्र कुमार की एक शादी युवती से हुई। जून 2022 में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और बहू ने पति के पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया था। इसी मामले में ये टिप्पणी की गई है।
परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला पुलिस थाना महाराजपुरा में रजिस्टर्ड कराया गया। एफआईआर में दहेज उत्पीड़न के आवश्यकता तो मौजूद नहीं है। न्यायालय ने इस मामले में गहन टिप्पणी की कि अगर घरेलू विवाद होता है तो इस तरह से दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए, और अगर इस तरह के दहेज उत्पीड़न के मामले बनाए जाते हैं तो उनको निरस्त किया जाना चाहिए। इसी टिप्पणी के साथ में हाईकोर्ट ने पूरे मामले को निरस्त कर दिया। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 पुलिसकर्मी व्यापारी और उसके बेटे की पिटाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के आरोपी पुलिस वाले नशे की हालत में थे और वसूली को लेकर विवाद में इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से गुस्साए पीड़ित के परिजन ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर ने एमएलसी बना के दिया उसको करना सबको। गलत पार्किंग पे बात हुई और उसमें टोकने के पश्चात वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसका वो वीडियो भी प्रचलित हो रहा है। उसमें जो हमारे पास कंप्लेंट आई है और जो मेडिकल करवाया गया है उसमें अभी जांच चल रही है और जो भी उसमें तथ्य निकल के आते हैं उस अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी के साथ बिजली की डिमांड भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। 16 अप्रैल को प्रदेश में बिजली की अधिकतम डिमांड लगभग 5700 मेगावाट दर्ज की गई थी। आमतौर पर मई माह में बिजली की डिमांड 5700 मेगावाट तक जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल में ये डिमांड पहुंच गई है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक साल 2017-18 की तुलना में बिजली की मांग में 32% का इजाफा हो चुका है। पावर कंपनी बढ़ती मांग पर नजर बनाए हुए है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सभी बिजली संयंत्रों को उच्चतम कैपेसिटी पर चलाए जाने के निर्देश मिले हैं। चुनावी साल में भले ही विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन संभावित प्रत्याशी एक दूसरे की चुटकी लेने से नहीं चूक रहे। जबलपुर नगर निगम में आयोजित बजट की बैठक में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना बतौर अतिथि शामिल हुए। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने संभावित प्रतिद्वंदी कमलेश अग्रवाल की खूब चुटकी ली। कमलेश अग्रवाल जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और जबलपुर की उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट के दावेदार भी हैं, जहां से कांग्रेस के विनय सक्सेना मौजूदा विधायक हैं। विनय सक्सेना ने कमलेश अग्रवाल को ये शुभकामना दी कि वो जिस कुर्सी पर हैं उसी कुर्सी पर आने वाले कई सालों तक बने रहें। विनय सक्सेना की इस चुटकी ने नगर निगम के सदन में पार्षदों की खूब तालियां लूटी, जबकि कमलेश अग्रवाल विधायक की इस चुटकी पर थोड़े संजीदा हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी संभावित दावेदारी से विधायक विनय सक्सेना डर गए हैं और जो डरता है वही इस तरह की बातें करता है। जो डरता है वो इस प्रकार की बातें करता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आप किसी को ऐसा मत बोलिए कि जो आने वाले समय के लिए भी कोई भी तैयारी करे। लेकिन मुझे अच्छा लगा, उन्होंने आए अपने सुझाव दिए, सुझाव भी अच्छे थे। हमारे कैंट विधायक अशोक रोहाणी जी ने भी सुझाव दिए। भाई मैंने तो कमलेश को कहा, भाई मैं तो नेता बन के बहुत खुश था, जनता की आवाज़ और लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है, तो मैंने उसको आशीर्वाद ये नहीं दिया, मैंने शुभकामनाएं दी हैं कि आप नेता पद से मजबूती से लड़ो। मैं भी यहाँ था, धरने दिए 10-10, 15-15 बार, मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, कई बार मंत्रियों को आना पड़ा और हमने अपनी बात मनवा ली। मैंने कहा दृढ़ता से लड़ो। तो इस वक्त आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें। कमलनाथ के निवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। कांग्रेस की हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में नेगेटिव सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दौरा करेंगे। मालवा, निवाड़ और विंध्य में सबसे अधिक जोर देगी कांग्रेस। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इन सीटों पर भारी नुकसान हुआ था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी विंध्य क्षेत्र में दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां कमलनाथ के निवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और इस बैठक में हारी हुई सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही थी। विंध्य निवाड़ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दौरा कर सकते हैं, ये रणनीति बनी है। और हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए 2023 में, ताकि 2023 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करे, इसको लेकर मंथन हुआ है। इंदौर में चिकित्सक महासंघ की बैठक में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का हिस्सा होंगे। फरवरी में आंदोलन के बाद सरकार ने मांगे पूरी करने के लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद अब भी उस पर अमल नहीं किया गया है। दरअसल ओल्ड पेंशन लागू करने, खाली पदों को भरने समेत 3 मांगों को लेकर चिकित्सक महासंघ ने फरवरी में 3 दिवसीय आंदोलन किया था। 3 दिन के आंदोलन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान भी मौजूद थे। इस बैठक में ओल्ड पेंशन की मांग को छोड़कर सभी मांगों को पूरा करने पर सहमति बनी थी।
और आज चिंतन मनन करने के पश्चात सभी जिलों के संभाग के मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों से चिंतन मनन करने के पश्चात सभी ने ये निर्णय लिया है कि हम 1 तारीख तक इन सारे आदेशों का इंतजार करेंगे और अगर ये आदेश 1 तारीख तक नहीं आते हैं तो उसके बाद चिकित्सक महासंघ अपने द्वितीय आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सरगुजा में एसपी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन को खत लिखा, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी भरे शब्दों में पत्र लिखा कि जब तक जेल वार्ड अलग से उपलब्ध नहीं कराया जाता तो अस्पताल के स्टाफ की जिम्मेदारी भी तय करते हुए उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मेडिकल कॉलेज में आने वाले कैदियों के लिए अलग से जेल वार्ड उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से इलाज कराने आए कैदी फरार हो रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई है। पुलिस और जेल विभाग द्वारा अलग अलग जेल वार्ड की मांग बार बार की गई है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कहारा में फिलहाल मरीजों को ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। वजह यह है कि अस्पताल में ओपीडी मरीजों के पंजीयन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें इसका ऑप्शन ही नहीं है। सॉफ्टवेयर सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की साइट से लिंक्ड है, इसीलिए बदलाव भी आसान नहीं है। जब तक सॉफ्टवेयर में लोगों को ऑनलाइन पंजीयन कराने की सुविधा नहीं मिलती तब तक ओपीडी की लाइन लगने से मुक्ति नहीं मिलेगी। दरअसल मेकारा में मरीजों को ओपीडी की लंबी लाइन से मुक्ति दिलाने की बात कई बार हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये बात कह चुके हैं कि ओपीडी सिस्टम को सुधारा जाए। चंद दिनों पहले कायाकल्प कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने भी मुख्यमंत्री की इच्छा का जिक्र करते हुए कहा था कि अब तक ये काम नहीं हो सका, लेकिन विभाग इसे करने की पहल करेगा। दरअसल हमारे यहाँ ओपीडी जो चल रहा है वो नेक्स्ट जेन इस हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के द्वारा चल रहा है और वो एनएमसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ओपीडी को ऑनलाइन करने के संबंध में नेक्स्ट जेन ये हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करना पड़ेगा। दरअसल हमारे पास पहले जो सॉफ्टवेयर था उसमें हम लोग उसी स्तर पर काम कर लिए थे। इंदौर में चिकित्सक महासंघ की बैठक में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का हिस्सा होंगे। फरवरी में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने मांगे पूरी करने के लिए लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने बाद भी अमल नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन 250 से 300 नए केस सामने आ रहे हैं। हफ्ते में 4 से 5 मौतें भी दर्ज की जा रही है। लेकिन इस बीच कोरोना से होने वाले मौत को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। कोविड की 3 दिन लहर झेलने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं दे रहे। पिछले एक पखवाड़े में कोविड से हुई 10 मौतों की ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 10 में से 4 मामलों में मृतकों का प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। इनमें से एक ने वैक्सीन का कोई डोज नहीं लिया था। कुछ ने तो 1 डोज लिया लेकिन दूसरा नहीं लगवाया था। ओल्ड एज होने के बावजूद प्रिकॉशन डोज भी नहीं लिया था। हालांकि इन सभी की मौत सिर्फ कोविड से नहीं हुई है, इन्हें अन्य दूसरी बीमारी भी थी। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन करवाई होती तो हो सकता है कि इतने मामले मौत के नहीं आते। रायगढ़ जिले में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हफ्ते भर में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 50 के पार हो चुकी है। इतना नहीं, एक गंभीर मरीज की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बस्तर जिले में कोरोना और डेंगू का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। लंबे अरसे के बाद जगदलपुर में कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। इसे लेकर राज्य शासन ने अलर्ट जारी किया था। इसके बाद बस्तर में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। रायपुर कोतवाली में जब्ती के वाहनों में आगजनी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सीसीटीवी में युवक की तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने साल 2017 में गोलबाजार इलाके में लॉज में आग लगाई थी, जिसमें 4 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे। इस आगजनी में कोतवाली में रखी करीब 35 दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। पूरी घटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के कोतवाली इलाके में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कोतवाली थाने में जब्त
जब्ती की जो गाड़ियां थी उनमें भीषण आग लग गई। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और उसके बाद जब ये तलाश की गई और सीसीटीवी खंगाले गए तो इसमें बड़ा खुलासा इस बात से हुआ कि एक युवक यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है सीसीटीवी में। जब उसको तलाश किया गया तो उसने उसको जब साफ तौर पे उसमें आग लगाते दिख रहा है, जब उसको पूछा गया तो उसका नाम मंगल कौशिक नाम सामने आया और ये वही मंगल कौशिक है जिसके द्वारा साल 2017 में गोल बाजार थाना इलाके में जो एक लॉज में आग लगाई गई थी जिसमें 5 लोग जिंदा जलकर मर गए थे, मौत के घाट उतर गए थे। उसके बाद जो है ये हालांकि मानसिक स्थिति अपनी खराब बताता है, लेकिन जिस तरीके का इसका कृत्य है वो इसका जो है नाकाबिले माफी है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने मंगल कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ जो आगजनी का मामला दर्ज किया गया है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24। थाना परिसर में जो जब्तशुदा वाहन है उस पर आग लगाया जाना पाया गया था, जिस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की गई। जो मंगल कौशिक नामक, जिनका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, व्यक्ति के पहचान होने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इंसानों की सुविधा के चलते प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आधुनिक दौर में इंसानों के लिए विकास इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि अब वो पर्यावरण और प्रकृति को दांव पर लगाकर तरक्की के पैमाने गढ़ने से बाज नहीं आ रहा है। एमपी में प्रस्तावित सांची भोपाल 4 लेन हाईवे के लिए 2000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ को काटने की तैयारी है, जिनके लिए जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने वाली है। हाल ही में भोपाल के कोलार 6 लेन हाईवे के लिए 700 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। इन पेड़ों में 100 पेड़ 70 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एमपी के ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ट्रांसलोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। नियमों की अनदेखी कर ठेका कंपनी और MPRDC की ओर से पेड़ों को काटा जा रहा है। भोपाल में विकास और निर्माण की योजनाओं पर लगातार प्रकृति की बलि दी जा रही है। देखिए, भोपाल के कोलार में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ 6 लेन का निर्माण चल रहा है, लेकिन 6 लेन के निर्माण में किस तरह पुराने पेड़ों को काटा गया है। गर्मियों के सीजन के ठीक पहले लगभग 600 पेड़ ऐसे हैं जो लगातार यहाँ 6 लेन प्रोजेक्ट के तहत काटे गए हैं। इनमें से 100 से ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जो 70 साल से भी पुराने हैं। कोलार 6 लेन की अगर बात करें तो ये 15 किलोमीटर का 6 लेन बनाया जा रहा है जो लगभग 222 करोड़ की लागत से बनना है। लेकिन अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे वो नीलबढ़ 4 लेन हाईवे हो या फिर भोपाल से सांची का जो 6 लेन प्रोजेक्ट पास हुआ है, उसमें भी ट्रांसलोकेशन जो पॉलिसी है पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए, उसको मंजूरी नहीं मिल पाई है। यानी कि लगातार यहाँ केंद्रीय वन और केंद्रीय पर्यावरण के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। भोपाल के पुराने प्रोजेक्ट कोलार सहित कई इलाकों में इस तरह की पेड़ कटाई हुई है। और अगर हम नए प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया, नीलबढ़ बैरसिया 6 लेन और भोपाल सांची 6 लेन जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट हैं आने वाले सालों में इनमें भी इसी तरह हज़ारों पेड़ों की बलि दी जाएगी, लेकिन इन तरफ और प्रकृति की तरफ देखने वाला कोई नहीं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता दें, IBC 24 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। MP मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि आदमपुर खंती में गायों के शव को फेंकने पर यह संज्ञान लिया गया है। BMC को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम कमिश्नर से 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। आदमपुर छावनी में सैकड़ों गौवंश सड़ रहे हैं और आपको याद होगा कि IBC 24 ने प्रमुखता से हमारे खास कार्यक्रम पड़ताल में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद आयोग ने संज्ञान लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।